classification, right? Yes, sir. Now there are several million species living in this earth. Now what is the meaning of classification? We'll just revise them, right? No need to talk. So classification can be defined as a system of arranging living organisms into groups depending on their similar characteristics. We know that there are millions of species. It is very difficult to memorize all of them, a very small fraction of them. Okay, that is why we have to classify, so that we can recall their characteristics on the basis of their similarity, right? Now there is a term called taxonomy. So what is that? Taxonomy is the branch of knowledge dealing with all the aspect of classifying similar characteristic species having similar characteristics. जिनका similar characteristics है उनको एक साथ लाना को ही बोलते हैं taxonomy. Okay, now then what are the advantages of classification, right? So classification has so many advantages. It makes us study the living organisms easier. कोई confusion नहीं, कोई पूरा randomly ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सब हमारे आसपास होंगे, बिल्कुल उसी ग्रुप में जाना है, वहाँ पे ढूंढना है. Since it is not possible to study the millions of living organisms separately, if we make a detailed study of any one of the member of a group, then we can know about all the members of the group also. पूरा ग्रुप में जितने सारे मेंबर्स हैं उनके बारे में स्टडी करना ज़रूरत नहीं है. कुछ स्पेसिस के ऊपर स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि ये सारे स्पेसिस कैसे होंगे उस ग्रुप में. ओके, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू नो द ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, मतलब ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया है ये भी पता चल सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Biological classification of plants and animals were first proposed by Aristotle. Aristotle पहला बंदा था जिसने ये क्लासिफिकेशन बताया था, बट लेटर जो हमारे बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कार्लोस लिनियस, तो उन्होंने क्लासिफाई किया था लिविंग वर्ल्ड को किसमें, दो किंगडम में. एक था प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम. ओके, तो कार्लोस लिनियस इन्होंने पूरा का पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पूरा लिविंग वर्ल्ड है, उसको दो ही किंगडम में रखा था. उनका मानना था कि आइदर यहाँ पे जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं. ओके, लेटर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू लोअर ग्रुप्स और कैटेगरीज. के बाद फर्दर क्लासिफिकेशन शुरू हो गया. ओके, तो सबसे निचले स्तर पे जो पिरामिड है क्लासिफिकेशन का, सबसे नीचे जो है उसको हम बोलते हैं स्पेशीज. The lowest unit of classification is species. This can be a very important question. Okay, very short question can be asked that what is understood by species. Okay, या फिर what is the lowest unit of classification. Okay, exactly, the lowest unit of classification is species. Okay, now organisms of the same species can breed or mate among themselves. Okay, कोई एक स्पेसीज से बाहर जाके कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पेसीज के साथ मेटिंग करके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज एक कैट फैमिली का है लायन. ओके, एक डॉग फैमिली का है लेट अस सपोज जैकल. ओके, ये दोनों आपस में मिलके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट? The old scheme of classification has a number of drawbacks. Okay, तो बाद में ये सब ड्रॉबैक्स को पॉइंट आउट करके उनको सॉल्व करके सॉर्ट आउट करके फाइनली हमने ये डिवाइड कर दिया कि टोटल जो एनिमल्स हैं वो रहेंगे 5 किंगडम्स में. ओके, तो ये किंगडम्स में कौन कौन आएंगे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटाई, देन एनिमालिया. ओके, सबसे पहले कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमालिया. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मोनेरा. राइट, सो मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं. उनका प्रोकैरियोटिक सेल होता है. यूनिसेलुलर, यू नो दैट यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, तो उनका वन ही सेल होता है, एक ही सेल. ओके, जाहिर सी बात है एक ही सेल है तो नेकेड आई में वो नहीं दिखेंगे. ठीक है, एंड उनका सेल जो होता है ना प्रोकैरियोटिक होता है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव.
ओके, प्रिमिटिव मीन्स बहुत ही पुराने जमाने के सेल्स। मतलब ये मान लो सेल है, ओके, हमारे बॉडी में जैसा सेल है ह्यूमंस के बॉडी में, उनके यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, बाउंड्री रहेगा, बाकियों में नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे जैसे हाथी का, इंसान का, इनका सेल के भीतर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बाउंड्री होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, मगर प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, राइट। एंड एक ही सेल होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, राइट। Now the cell doesn't have a well-defined nucleus, that is the nucleus is without a nuclear membrane. Nuclear membrane bound cell organelles are absent in the cells। अब जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। किस किंगडम में आता है? मोनेरा किंगडम में आता है, राइट। The organisms have primitive nucleus, that is the nucleus membrane, nuclear membrane is absent and no definite nucleus is present। okay, तो वो नेकेड आई में नहीं दिख सकते एंड चारों तरफ हमें मिलेंगे जरूर, एयर में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, फूड जो हम खाते हैं, इवन हमारे बॉडी में भी बैक्टीरियाज मिलेंगे। ओके, कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ओके, तो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं बहुत सारे शेप्स के मिलेंगे, जैसे कि स्पेरिकल शेप के मिलेंगे, रॉड शेप का मिलेंगे, स्पाइरल मिलेंगे, कॉमा शेप का मिलेंगे। ओके, कुछ बैक्टीरियाज के इवन क्लोरोफिल भी होते हैं। ओके, एंड क्लोरोफिल की मदद से वो खुद का खाना बना सकते हैं। ओके, एंड बाकी बैक्टीरियाज अपना खाना नहीं बना सकते। कुछ एग्जाम्पल्स है बैक्टीरियाज का, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये वही बैक्टीरिया है जो टीबी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ई कोली और एसेंशरिचिया कोली, ये वही बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी में पेट का दर्द करवाता है। वाइब्रियो कलेरी, ये वही बैक्टीरिया है जो कि कलेरा डिजीज करवाता है, राइट। नाउ अब बात करते हैं यूजफुल बैक्टीरियाज के। okay, कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन सम बैक्टीरियाज हेल्प प्रोफाउंडली, राइट। इस डिकम्पोजिशन से मीथेन गैस बनता है एंड जो हम बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट ये सब सेटअप करते हैं तो उसमें मीथेन गैस एक यूजफुल कंपोनेंट होता है। अगर चीप फ्यूल पाना है, ओके, बायोगैस प्लांट से, डिकम्पोजिशन से, तो ये बैक्टीरिया सब बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं। यस, टेल मी। गोबर गैस प्लांट से क्या होता है? अभी तक ऐसा इंजन अभी तक ऐसा इंजन इन्वेंट नहीं हुआ। बिल्कुल हो सकता है जब भी इन्वेंट होगा, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट में चाहिए ना। अगर कमर्शियल स्केल में प्रोडक्शन करवाना है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गोबर गैस प्लांट्स आएंगे तभी ये हो सकता है, मगर पॉसिबल है थियोरेटिकली। अभी तक कोई इसको बनाया नहीं है। ओके, बात आता है पैसे का, अगर प्रॉफिट नहीं होगा कोई क्यों बनाएगा। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। व्हाट इज दैट? बायोटेक्नोलॉजी, इट इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर फूड, ड्रग्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। जैसे कि चीज़ का प्रिपरेशन, वी कांट प्रिपेयर चीज विदाउट बैक्टीरियाज। ओके, देन कर्ड, you can't prepare curd without lactobacillus bacterium, okay, which converts lactose of milk to lactic acid and then मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। देन टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर का जो हम बहुत सारी चीज़ें बेल्ट से लेकर, सीट से लेकर, ओके, जैकेट से लेकर बनवाते हैं, ये टैनिंग में माइक्रोबियल एक्शन यूज होता है। जैसे कि रेटिंग ऑफ फाइबर्स, जैसे कि हमारा बहुत सारे फाइबर्स हैं, मेनली प्लांट फाइबर्स, जहाँ जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये सब उनके स्टेम से सेपरेट किए जाते हैं रेटिंग करके। ओके, उनको सड़ाया जाता है पानी के अंदर डाल के। यहाँ पर भी बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं एंड इन बैक्टीरियाज की मदद से वो सॉफ्ट होके वुडी टिश्यू से बाहर आते हैं, पार्शियल रॉटिंग से। ओके, फाइबर निकल आता है। अनदर इम्पोर्टेंट beneficial act of bacteria is nitrogen fixation. Okay, there is a special category of bacteria called rhizobium which are found in living root nodules and leguminous plants, जैसे कि बीन्स में हो गया, मटर में, ये सब मिलेगा।
and these bacteria pick up free nitrogen from the soil atmosphere and convert it into soluble nitrates. Okay, then ये जो nitrates हैं उनको plants के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. Then medicinal use. Several antibiotics like penicillin, streptomycin, erythromycin, they are produced from bacteria and fungi. Okay, हमारे पेंसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये बैक्टीरिया एंड फंजी से प्रोड्यूस होते हैं. ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो आया पेंसिलिन, इसको पेंसिलियम से ही लिया गया था. ठीक है, अभी भी प्रोड्यूस करते हैं हम पेंसिलियम से. ओके, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है. अनदर इम्पोर्टेंट मटेरियल यूज्ड इन किचन इंग्रेडिएंट एक है विनेगर, वो भी बैक्टीरिया से बनता है. ओके, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है विनेगर. ओके, नाउ देयर आर सम बैक्टीरियाज व्हिच आर क्वाइट हार्मफुल टू अस. ओके, जैसे कि हमारा कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है, कॉलेरा एक डिजीज है, वो भी बैक्टीरिया की तरह होता है. ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है, ओके, ब्रीथिंग से रिलेटेड, वो भी बैक्टीरिया से बनता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है. निमोनिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है. टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है. एंड व्हाट आर पैथोजेंस? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज करवाते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस. द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, राइट? Here are some of the symptoms of diseases caused by bacteria. For example, the symptoms of cholera are vomiting, loose motion, etc. The symptoms of tuberculosis are breathlessness. The symptoms of pneumonia are inflammation of lungs. The symptoms of typhoid are infection in intestine, right? कुछ plants में भी diseases होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे कि black rot of mustard, bacteria blight of copy, एंड एनिमल्स में जैसे एंथ्रैक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया. ओके, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज कॉल्ड बोटुलिज्म. ये क्यों होता है? ओके, जो हमारे टीन फूड है, जो सील्ड फूड है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया अकर करता है उसकी वजह से होता है बोटुलिज्म. ओके, एंड बोटुलिज्म के पीछे कौन सा बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. ओके, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये वही बैक्टीरिया है जो कि बोटुलिज्म क्रिएट करवाता है, राइट? हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ ए लीफ जो कि सफर कर रहा है यहाँ पे एक प्लांट डिजीज से, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ कॉपी. ओके, ये उसी का फोटो है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट किंगडम. दैट किंगडम इज कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. ये भी यूनिसेलुलर ही होते हैं, मतलब इनका भी एक ही सेल होता है, वन सेल, बट इनका जो सेल का टाइप है वो है यूकैरियोटिक. ओके, ये थोड़े से एडवांस सेल्स हैं, मतलब इनके सेल के जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा. ओके, न्यूक्लियर के चारों तरफ बाउंड्री मिलेगा, राइट? उनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, जैसे कि क्लामाइडोमोनास हो गया, ओके, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैंडोरिना हो गया. ओके, पैंडोरिना एक मल्टीसेलुलर है, कभी कभी यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर है. ओके, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो या तो ऑटोट्रोपिक हो सकता है या फिर हेटरोट्रोपिक हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास, इनका क्लोरोफिल है तो ये ऑटोट्रोपिक है. ओके, एमीबा यूग्लिना ये हेटरोट्रोपिक है. ओके, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अमीबा वगैरह, राइट? यहाँ पे एक डायग्राम है यूग्लिना का जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पे पैंडोरिना का है जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ओके, अमीबा प्रोटेus. ओके, अमीबा प्रोटेus का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है. ये ऑलमोस्ट इनविजिबल है नेकेड आई में, खाली आंख में नहीं देख सकते, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मगर ये ट्रांसपेरेंट भी है. इसका शेप कोई रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है. ओके, एंड इसके सेल के चारों तरफ सेल वॉल भी मिलेगा, सॉरी सेल वॉल नहीं मिलेगा, बट आउटर मेम्ब्रेन में थीन आउटर लेयर मिलेगा जिसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा. ओके, ये जो अमीबा है इसका सेल वॉल नहीं है मगर प्लाज्मा लेमा है. ओके, now here is the diagram of a amoeba proteus. You can see here
The most fascinating characteristic of amoeba proteus is its pseudopodia. Okay, pseudopodium सिंगुलर में, pseudopodium प्लूरल में. बहुत सारे ऐसे फीट की तरह फॉल्स फीट मिलेंगे. ये फॉल्स फीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है, ये इधर उधर निकलते रहते हैं. ओके, इन्हीं की वजह से, ये स्यूडोपोडिया की वजह से ही अमीबा मूव कर सकता है. क्या है? ओके, इसी जो स्यूडोपोडियास है इनके वजह से, स्यूडोपोडिया है इनकी वजह से अमीबा मूव कर सकता है. इन्हीं की वजह से ही वो फूड को इंटेक कर सकता है. राइट नाउ, न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा जो अपने फूड को जब देखता है, मान लो ये अमीबा है एक, ठीक है, ये उसका स्यूडोपोडिया है, ठीक है. मान लो यहाँ पर एक देखा, इसका प्रेसिकार दिख गया, तो ये क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को उसके दोनों तरफ बढ़ाएगा. धीरे धीरे दो एंड को मीट करवा के ये एक फूड वैक्यूल बना देगा. ठीक है, उसके भीतर डाइजेस्ट करवाएगा. ठीक है, तो वी कैन सी द डायग्राम हियर. राइट, पहले एक यहाँ पे प्रे देखा, तो अमीबा ने क्या किया, अपने स्यूडोपोडिया को दोनों तरफ बढ़ाया, प्रे के दोनों तरफ. उसके बाद स्यूडोपोडिया को आपस में मिला दिया एंड धीरे धीरे ये वैक्यूल बन के उसके अंदर आ गया. फूड वैक्यूल धीरे धीरे उसको खा के डाइजेस्ट करेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकोमोशन इन द केस ऑफ अमीबा. लोकोमोशन का मतलब उसका मूवमेंट. ओके, ये उसका फॉल्स फीट की मदद से मूव कर सकता है, जिसको स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये स्यूडोपोडिया एक तरफ निकलता है, पीछे से ये स्क्विच होता है, फिर आगे मूव करता है, फिर पीछे से स्क्विच होता है. इस तरह का जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं अमोइबॉइड मूवमेंट. राइट, सो दिस इज द स्पेशल मूवमेंट mechanism of amoeba which is called amoeboid movement. Okay, then respiration in amoeba. उनका एक ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है, तो उसका कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है. ओके, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की मदद से होता है. तो वो क्या करता है, जो एयर ऑक्सीजन से रीच है उसको अंदर लेता है एंड जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड से रीच है उसको बाहर करवाता है. ओके, ये पूरा जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, ये थ्रू आउट द बॉडी चलता रहता है. नाउ एक्सक्रीशन इन द केस ऑफ अमीबा. जो अमीबा का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जब फूड वैक्यूल बनाता है उसके अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद उसको पास ले आएगा बाउंड्री में, वो ओपन हो जाएगा. तो इससे जो एक्सक्रेटरी वेस्टेज है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो बाहर निकल आएंगे. राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन अमीबा. अमीबा का मेनली दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, मगर दोनों ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेल एंड फीमेल अमीबा. राइट, तो ये बाइनरी फिशन से आइदर हो सकता है या फिर मल्टीपल फिशन से हो सकता है. बाइनरी फिशन वो फेवरेबल क्लाइमेट में होगा, मतलब जब क्लाइमेट ठीक ठाक रहेगा तो दो अमीबा आपस में धीरे धीरे दो पार्ट्स हो जाएंगे, दोनों में स्प्लिट हो जाएंगे, डीएनए भी स्प्लिट होगा डॉटर सेल्स को, एक सिंगल अमीबा टू अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा. मगर जब क्लाइमेट अनफेवरेबल हो, ठीक है, तो वहाँ पे होता है मल्टीपल फिशन. तो अमीबा अपने चारों तरफ एक सील्ड बनाएगा. ठीक है, तो उस सील्ड के भीतर अपना डिवीजन करवाता रहेगा. ठीक है, उसी के भीतर वो बहुत सारे हो जाएंगे. जब भी फेवरेट क्लाइमेट आएगा तो वो तोड़ के बाहर आ जाएंगे सारे के सारे. ओके, मान लो कोई फ्रेश वाटर एरिया में वो अमीबा रहता है. ठीक है, वहाँ पे छोटा सा पॉन्ड था, वहीं पे रहता था, वो पॉन्ड सूख गया. ओके, तो वहाँ पे मल्टीपल फिशन होगा. ठीक है, नाउ यस, हाँ, मैंने बोला ना, अपने चारों तरफ एक सील्ड बना के उसके अंदर रह जाएगा जब तक बारिश नहीं होता, जब तक नया पानी नहीं आता. ठीक है, नया पानी आते ही अपना सील्ड तोड़ के वो बाहर आ जाएगा बहुत सारा. Now let's talk about the next kingdom called the kingdom Fungi. Right, the kingdom Fungi includes multicellular organisms having eukaryotic cell organs. Okay,
ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ही होते हैं, मगर कुछ चुनिंदे ऐसे फंजाई होते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, मतलब उनका एक ही सेल होता है। दे आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स, ओके, मतलब दे डोंट हैव क्लोरोफिल, right? Their bodies are made up of microscopic thread-like structure called hive. hive क्या होता है? मान लो ये फंजाई है, इसका पूरा का बॉडी जो है ना, ये कुछ कुछ थ्रेड की जैसा बनता है। इसे थ्रेड को बोलते हैं क्या? हाइव। दे ग्रो मोस्टली अंडर डैम्प एंड ह्यूमिड कंडीशन, ओके, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा गीला जो कंडीशन होता है, वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा जहाँ पे होता है वहाँ पे उनको आराम से बढ़ने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ईस्ट। ईस्ट जो है ईस्ट है ऐसा वो यूनिसेलुलर है, जो कि ब्रेड मोल्ड है एंड मशरूम है वो मल्टी सेलुलर है, ओके, राइट। ईस्ट का बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि ब्रेड का मेकिंग, केक्स का मेकिंग, ओके, अल्कोहल के मैन्युफैक्चर, ओके। तो हम जो मशरूम खाते हैं वो भी एक फंजाई है। कुछ मशरूम्स हैं जैसे कि टोडस्टूल्स, ये पॉइजनस भी होते हैं, राइट। नाउ मोल्ड्स की बात करते हैं। राइजोपस इज द मोस्ट कॉमन ब्लैक ब्रेड मोल्ड। तो ये जब भी हम ब्रेड वगैरह को बहुत ज़्यादा दिन तक रख देते हैं तो वहाँ पे मोल्ड्स आ जाते हैं, ये पॉइजनस होता है, राइट। एंड रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेल एंड फीमेल काउंटरपार्ट्स, ओके। ये करते हैं स्पोर फॉर्मेशन में, उनका बॉडी से स्पोर निकलता है, वो स्पोर एयर में घूमते रहते हैं, जहाँ पे भी फेवरेबल क्लाइमेट मिला तो वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। उनका पास क्लोरोफिल नहीं होता, राइट। तो क्लोरोफिल जब नहीं होता तो ये जाहिर सी बात है डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, ओके। तो इनका हेट्रोट्रॉपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, राइट। तो ये जो इनका तरीका है फूड का लेने का, प्रोसेसिंग करने का, उससे सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ओके। कुछ फंजाई, ज़्यादातर फंजाई सैप्रोट्रॉपिक होते हैं, कुछ फंजाई पैरासाइटिक भी होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, पैरासाइटिक मोड and saprotropic mode? Some fungi are there who live inside the bodies of living organisms. जिंदा इंसान के, जिंदा प्लांट के बॉडी में रहते हैं, वहाँ से फूड कलेक्ट करते हैं, ओके। एंड सैप्रोट्रोपिक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सैप्रोट्रोपिक जो होते हैं वो कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, उसका रिमेनिंग्स बचा है अपने बॉडी का, तो वहाँ से जो फूड कलेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल, कोई एक आदमी है, उसके पैरों में यहाँ पे हुआ है रिंगवर्म या फिर एथलेट्स फूट हुआ है, तो आदमी तो जिंदा है। यहाँ पे जो एथलेट्स फूड्स करवाया है जो फंगस ने, तो वो क्या कर रहा है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, तो वो आएगा पैरासाइटिक मोड में। फॉर एग्जांपल, कोई लकड़ी है, ठीक है, यहाँ पे जो पेड़ है मर चुका है, वो लकड़ी पड़ा है, यहाँ पे फंगस आ चुके हैं, ठीक है, एंड इस फंगस को बोलेंगे सैप्रोट्रोपिक फंगस, सैप्रोट्रोपिक फंजाई। Why? Because it is deriving its food from a dead remaining part of a organism, right? तो दोनों में अंतर है, right? Now let's talk about respiration in mold. Molds show anaerobic respiration, means they respire in the absence of oxygen. जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो टूटता है एंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, right? Now let's talk about useful fungi. Fungi has a number of uses.
फॉर एग्जाम्पल ईस्ट जो है इट इज़ यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड ब्रेकिंग केक्स, एंड ये जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, जो वाइन बनाने का प्रोसेस है। ओके, जो वाइन बनाया जाता है, जो बियर बनाया जाता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, राइट। सेवरल स्पेसीज ऑफ पेंसिलियम आर यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ फ्लेवर्ड चीज़। पेंसिलियम का कुछ स्पेसीज को यूज़ किया जाता है चीज़ का कुछ फ्लेवर बनाने के लिए, अलग अलग तरह का चीज़ बनाने के लिए। पेंसिलियम is also used to make antibiotics. Mushrooms are excellent sources of vitamins and minerals. मशरूम से बहुत ज़्यादा टाइप्स का विटामिन्स बनता है, मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है, बहुत ही अच्छा डाइट है, ठीक है। Now harmful fungi, some fungi are quite harmful because they cause various types of diseases. For example, मैन के केस में रिंगोम, एथलेट फूट एक्सेट्रा, ओके, एंड ग्रेप्स के केस में माइल्ड्यू, एंड जो व्हीट के केस में रोस्ट ऑफ व्हीट, स्मूथ, ये सब बनता है, राइट। नाउ कुछ फूड होते हैं जब उनको गलत तरीके से प्रिजर्व किया जाता है या फिर ज़्यादा देर तक प्रिजर्व किया जाता है, तो वहाँ पे फंजाई आ जाते हैं उसको कंटामिनेट करने के लिए। जैसे चीज़, ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये फंजाई डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ फंजाई वुड को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। कुछ फंजाई हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जिसको घर बाहर सजाने के लिए जिन प्लांट्स को यूज़ करते हैं, तो उनको यूज़ करते हैं, उनको डैमेज करते हैं बाकी फंजाई। डैम्प कंडीशन में जब गीला जैसे सीजन हो गया, बारिश का सीजन, तो वहाँ पे फंजाई क्लॉथ को, लेदर आइटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, हियर आर सम फोटोज रिलेटेड टू डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई। फॉर एग्जांपल एथलेट फुट ऐसा होता है तो हमारे पैरों को अफेक्ट करता है फंजाई। रिंगवर्म जैसे कि हमारे बॉडी का अदर पार्ट्स को ऐसे फंजाई अफेक्ट करता है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइटिक फंजाई। ओके, तो ये भी माइल्ड्यू इन ग्रेप्स, ये भी ग्रेप्स को फंजाई अटैक करते हैं। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो व्हीट के जो स्मूथ हैं ये भी अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू किंगडम, दैट इज द किंगडम ऑफ प्लांटाई। ओके, so obviously they are multicellular organisms and they are autotrophic in nature with eukaryotic cell organisms. Here are three terms. Multicellular means they have more than one cells. They are autotrophic means they can prepare their own food because they have chlorophyll. Okay, you know that chlorophyll has the ability to trap the energy of the sun, and due to the presence of chlorophyll they can prepare their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, etc. And eukaryotic means they have a developed cell, means they have, say, nuclear membrane around nuclear materials, right. Their bodies are made up of many cells. They have chlorophyll, and non-flowering plants are thallophytes, bryophytes and पेरिडोफाइट्स। तो इनके बीच में क्या अंतर है? थैलोफाइट्स क्या होते हैं? जो अल्का लाइक स्पाइरोगाइरा होते हैं, वॉल्वक्स होते हैं, ये सब। एंड ब्रायोफाइट वो होते हैं जो कि मोसेस होते हैं, लीवर ओट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स ये होते हैं फॉन्स, कॉब, मोसेस। ओके, बाकी जो बच गए वो होते हैं क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। ये उनका प्रोडक्शन के बाद हो गया। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। पहले बात करते हैं ब्रायोफाइटा का। ओके, तो ब्रायोफाइटा आर दोज प्लांट्स विच आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके, ये लैंड में ग्रो करते हैं, जो सैडी मॉइस्ट वाल होता है, डैम्प सॉइल। ओके, तो ये वाटर के बिना अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ओके, ब्रायोफाइट्स का स्टेम भी होता है, लीव्स होता है, मगर रूट्स नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइट में जो कैटेगरी में आएंगे जो प्लांट्स, उनका रूट्स नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड rhizoids which help to attach the plant body to the soil and also absorb water and minerals. Okay, for example मोसेस, जो वाल में मोसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो भी ब्रायोफाइटा में जाएगा। ठीक है, उनका राइजोइड होते हैं, बस चिपक के रखने के लिए, वाटर मिनरल्स कनेक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली उनके पास रूट्स नहीं होता। लिवर वुड भी ब्रायोफाइटा का एक एग्जाम्पल है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर हियर, लिवर वुड यहाँ पे मिलेंगे। ओके, एंड मोसेस, सिउड़ी जिसको बोलते हैं, तो ये भी मिलेंगे ब्रायोफाइटा में।
नेक्स्ट इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जो होते हैं सीडलेस स्पोर फॉर्मेशन में अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब उनका सीड नहीं होता, स्पोर जैसे ईस्ट अपने स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है ना, ये भी अपने स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। वैसे स्पोर जैसे उनके लीव्स के पीछे तुम देख सकते हो ये फोटो में, ये जो स्पेरिकल शेप होते हैं ना, उनको बोलते हैं सोरी। तो सोरी से स्पोर्स निकल के घूमते रहते हैं और जहाँ पे कूल डैम सैटी प्लेस मिला वहाँ पे चिपक जाते हैं एंड अपना रिप्रोडक्शन करवाते हैं। ओके, फॉन्स आर द मोस्ट कॉमन और टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे फॉन्स तुम देख सकते हो इधर उधर, क्लाउमोसिस ये भी टेरिडोफाइट में आएगा। ठीक है, देन let's talk about flowering plants। तो फ्लावरिंग प्लांट्स ये प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, ये भी डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स, साइज, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्पैन, ये सब। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं दे आर टू टाइप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो जिम्नोस्पर्म्स बहुत ही पुराने सीड फैमिली के हैं। ठीक है, वो पेरेनियल होते हैं, वुडी होते हैं। ओके, फ्लावर उनके बीच में एब्सेंट रहता है। ओके, तो उनके अंदर सीड के अंदर एक डिस्टेंट कोन्स होते हैं जो कि सीड्स के अंदर डेवलप होते हैं एंड आइदर ये कोन्स मेल और फीमेल होते हैं एंड मेल कोन प्रोड्यूसेस पॉलेंस which are carried by wind to the female one. Seeds are not found inside these fruits. ओके, तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स हियर, फोटोज हियर। ओके, मेल कोन, फीमेल कोन, ऐसे पाइन ट्री हो गया। ओके, तो इनका फ्लावर नहीं आता, बस ये कोन जैसे स्ट्रक्चर्स आते रहते हैं, इनके बीच में कोई मेल फीमेल होता है एंड ट्रांसफर होता है। ओके, इनके ऑब्वियसली रूट्स होते हैं, स्टीम होते हैं, लीव्स भी होते हैं। ओके, तो लीव्स आर ग्रीन, परसिस्टेंट एंड नीडल शेप्ड। ओके, इनके एग्जांपल्स क्या ले सकते हो, पाइन, फीर, साइकस, ये सब। ओके, यहाँ पे देखो ये साइकस प्लांट है, ये पाइन है, ये फीर है, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स। यस, नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। ये फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं, इनके फ्लावर्स होते हैं। ओके, इनका मेल फ्लावर्स होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं, या फिर मेल गामेंट्स फीमेल गामेंट्स होते हैं। जो फीमेल पार्ट है वो है ओभारी एंड मेल पार्ट जो है वहाँ से मेल गामेंट्स निकलता है, फीमेल ओभारी में चिपकता है एंड जाइगोट फॉर्म होता है। एंड ओके, द सीड लीव्स और कोटाइलेडन दैट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, ये भी सीड के भीतर रहता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कोटाइलेडन्स, एंजियोस्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज मोनोकोटाइलेडनस प्लांट। ओके, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये इनका एक ही सीड लीफ होता है और कोटाइलेडन होता है। ठीक है, एक ही पत्ता पहले निकलता है, राइस का हो गया, व्हीट का हो गया, मेज का हो गया। ओके, जब जर्मिनेशन होगा, लेट अस सपोज एक पैडी है, ठीक है, पैडी जब जर्मिनेट करेगा उसका एक ही पत्ता पहले बाहर आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं मोनोकोटाइलेडनस प्लांट्स। तो बाम्बू भी इस एग्जांपल में जाएगा। ठीक है, व्हीट भी जाएगा, मेज भी जाएगा। जबकि कुछ प्लांट्स होते हैं बाकी, तो वो उनका डबल लीव्स एक साथ आते हैं, उसको बोलते हैं डाइकोटाइलेडनस प्लांट्स। ओके, वैसे ही पी होता है, पी में दोनों पत्ता एक साथ निकलता है। ओके, ग्राम हो गया, मैंगो, ये सब। ठीक है, फाइनली दिस इज द एंड ऑफ प्लांटाई, या फिर प्लांटाई के तक ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा जो किंगडम आएगा दैट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ एनिमलिया।